अगर नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो करेंगे कैसे, जब उनके पास आंकड़े ही नहीं है, जब उन्हें यही पता नहीं है कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो कैसे उसे डिवाइड करेंगे? कोई उनसे पूछा जाके? तो ये इसका मतलब ये है कि इनका पाखंड है, केवल ओबीसी में डंडा डालने के लिए किया जा रहा है, ओबीसी में विभाजन के लिए किया जा रहा है, ताकि ये लोग आपस में बट जाएं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करें। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष का उत्पीड़न करने के लिए, विपक्ष के चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये उल्टा पड़ेगा बीजेपी को। दुनिया का इतिहास गवाह है कि सरकारों ने जब जब तानाशाही की है और जब जब दमन के रास्ते पर सरकार चली है तो जनाक्रोश और ज्यादा मजबूत हुआ है और सरकारों को उसका नुकसान हुआ है। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, सपा नेता हैं, उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कुछ अहम मुद्दों के बारे में राय। भाटी साहब, नेक्स्ट 9 न्यूज़ से बात करने के लिए जी नमस्कार। सवाल मेरा सबसे पहले ये है, आज गुर्जर समुदाय के धरना प्रदर्शन पर आए आप, और उसी के समानांतर देश के अंदर जातिगत जनगणना की भी बात चल रही है। बिहार ने जिस रूप में सार्वजनिक किए जातिगत जनगणना के आंकड़े, तो मैं सबसे पहले सवाल यही है कि गुर्जर समुदाय जो लगातार प्रयासरत है सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं में मौक़ों को लेकर, आरक्षण को लेकर, लेकिन अभी तक आरक्षण की गुर्जर समाज को लेकर वो एक बात सरकारों की तरफ से निकल कर नहीं आई है। सरकारें तमाम रही और तमाम सरकारों के सामने अपनी बातें भी रखी। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ और देश का संविधान लिखा गया तो उसमें सामाजिक न्याय की कल्पना की गई कि ये देश हजारों साल तक सामंतवादी सिस्टम में रहा है, जातिवादी ऊंच नीच की भावना और ये सब रही है। तब देश आज़ाद हो गया तो हर वर्ग की उन्नति और विकास हो सके, इसके लिए हम सामाजिक न्याय लेकर आएंगे। संविधान के प्रेम्बल में भी और संविधान में अनुच्छेद 339, 340, 341 इस बात की गारंटी देते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। लेकिन वो आज तक भी, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। तो जो लोग सामाजिक न्याय के समर्थक हैं वो चाहते हैं जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसे उतना हिस्सेदारी मिले, और जो सामाजिक न्याय के विरोधी हैं वो इसका विरोध करते हैं। आपने जातिगत जनगणना की बात की, खबरें निकल के आ रही है कि मोदी सरकार रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने वाली है ओबीसी कोटा के, उनके अंदर कोटा के। तो मोदी सरकार अगर ये बात लेकर आती है और इसको लागू करती है संसद के माध्यम से, तो ये सामाजिक न्याय की कल्पना को पूरा करना होगा या ओबीसी वर्ग के साथ धोखा होगा? अगर नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो करेंगे कैसे, जब उनके पास आंकड़े ही नहीं है, जब उन्हें यही पता नहीं है कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो कैसे उसे डिवाइड करेंगे? कोई उनसे पूछा जाके? तो ये इसका मतलब ये है कि इनका पाखंड है, केवल ओबीसी में डंडा डालने के लिए किया जा रहा है, ओबीसी में विभाजन के लिए किया जा रहा है, ताकि ये लोग आपस में बट जाएं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करें। उनकी नीयत साफ नहीं है। और मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वर्गों में बांटने से पहले जो ओबीसी का कोटा है उसे तो पूरा कर दो। ओबीसी का 60% से 75% तक कोटा सरकारी नौकरियों में खाली पड़ी हैं, अभी सीटें वो भरी नहीं गई हैं, वो सरकार की बेईमानी के कारण। एक अंतिम सवाल, अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 है। 2024 की वैतरणी में उतरने से पहले देश का जो ये चुनाव है दो गठबंधनों में बंटता दिख रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है। आप कैसे देखते हैं कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी और भाजपा और एनडीए को किस रूप में टक्कर दे पाएगा, जब स्थिति ये बन रही है सीटों के विभाजन को लेकर अभी बहुत ज्यादा मतभेद सार्वजनिक नहीं लेकिन अंदर खाने निकल कर आ रहे हैं? आप पिछले एक महीने के दोनों गठबंधन के नेताओं के बयान उठा के पढ़ें और उनकी समीक्षा करें। इंडिया गठबंधन का एक एक नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का, एक सुर में बोल रहे हैं हर मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, मजदूर के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर। जाति जनगणना के जो कांग्रेस पहले खिलाफ थी अब वो बढ़ चढ़ का समर्थन कर रही है। आम आदमी पार्टी भी कर रही है, ममता बनर्जी भी कर रही है, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। हमारे तमाम नेता एक सुर में बोल रहे हैं और हमारी सीटों का बंटवारा भी लगभग आधा काम हमारा हो चुका है। बहुत आपसी भाईचारे के साथ, एकता के साथ हो जाएगा। ये केवल ये भ्रम पैदा करते हैं बीजेपी और बीजेपी का जो पिछलग्गू मीडिया है,
कि इनमें मतभेद होंगे, कोई मतभेद नहीं होंगे। हमारा आराम से सीटों का बंटवारा हो जाएगा और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जो आपके नेता हैं, उनका कल का बयान है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का जो उपयोग है वो बहुत निर्दयी तरीके से कर रही है। लगभग एक आंकड़ा ये भी निकल के आया है कि 250-300 विपक्ष के नेता ऐसे हैं जिन पर ईडी और सीबीआई जांच कर रही है या जो जांच के दायरे में है। 5 अक्टूबर को संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। क्या लगता है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष को कमजोर करने की स्थिति बनाई जा रही है? ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष को का उत्पीड़न करने के लिए, विपक्ष के चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और ये उल्टा पड़ेगा बीजेपी को। दुनिया का इतिहास गवाह है कि सरकारों ने जब जब तानाशाही की है और जब जब दमन के रास्ते पर सरकार चली है तो जनाक्रोश और ज्यादा मजबूत हुआ है और सरकारों को उसका नुकसान हुआ है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जेपी नड्डा का 2 दिन पहले का बयान है कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें अधिकतर दल वो हैं जो परिवार द्वारा संचालित या व्यक्ति केंद्रित गठबंधन है। तो अगर जनता विपक्ष को वोट देती है तो एक परिवार, एक व्यक्ति या एक समुदाय का भला होगा, और अगर बीजेपी या एनडीए को वोट करती है 24 में तो पूरे देश का भला होगा, देश आगे बढ़ेगा। इस बयान को सपा नेता के तौर पर आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसमें जो वो आई है एनसीपी, शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार के साथ गठबंधन उसने किया, तो इसे परिवारवाद माने कि नहीं माने? जो अकाली दल कल तक इनके साथ था उसे परिवारवाद माने कि नहीं माने? उत्तर प्रदेश में अपना दल है जो सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल इनके साथ हैं, उसे परिवारवाद माने कि ना माने? बिहार में एलजेपी है, रामविलास पासवान के बेटे और भाई बीजेपी के साथ हैं, उसे परिवारवाद माने कि ना माने? फिर उसे छोड़ रहे गठबंधन को, बीजेपी में आ जाएं। प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं, लालजी टंडन के बेटे मंत्री हैं, कल्याण सिंह के बेटे मंत्री, पोते मंत्री, बेटा सांसद, बहू जिला पंचायत चेयरमैन। कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके बेटे बहू ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, इनके चाचा कृपाल सिंह बिष्ट, जिन्होंने अपना नाम बदल के महंत वैद्यनाथ कर लिया था, वो गोरखपीठ के महंत थे, वहीं से सांसद थे। जब उन्होंने अपना उत्तराधिकार सौंपने की बात आई तो अपने भतीजे को लेकर आए उत्तराखंड से, कोई और उन्हें योग्य आदमी नहीं मिला। इसे परिवारवाद माने कि न माने, ये केवल अब बीजेपी की बौखलाहट और तड़फड़ाहट है। जब दिया बुझता है नहीं, आगे समय में तड़फड़ाता है। ये परिवारवाद राजनीति में चलता ही नहीं है। राजनीति में हर आदमी को जनता का आशीर्वाद लेकर आना पड़ता है। अगर व्यक्ति में योग्यता होगी तो उसे चुनेंगे, और अगर अयोग्य होगा तो चाहे किसी प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा हो, उसे जनता आउट कर देती है। तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे मैं चलते चलते ये लेना चाहूंगा। अखिलेश यादव कांग्रेस को जगह देंगे यूपी में? क्योंकि अखिलेश यादव का एक पूर्व का बयान है कि जो जहां से मजबूत है वहां से पूरी मजबूती से लड़े, बाकी दल उनका समर्थन करें। मजबूती से लड़ने का मतलब ये है कि ये मतलब नहीं है उसका कि हम सीट नहीं देंगे। मजबूती से मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में हम ही प्रमुख विरोधी दल हैं। 2022 के विधानसभा के आंकड़े आप उठा के देखें तो हमारी बीजेपी से मात्र 15 लाख वोट कम है, और हम 125 सीटों पर हम जीते थे, और लगभग जो है 250 सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे। तो वहाँ हम मजबूत हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। बाकी हम आपस में बात हो चुकी है, हम एक होकर लड़ेंगे, उसमें कोई विवाद नहीं। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे राजकुमार भाटी जी, और बातचीत कर रहे थे और बताया उन्होंने कि किस रूप में इंडिया गठबंधन यूपी के लिए तैयार है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए।